हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपेरा एड्यू। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर हम यूपीएससी एस्पिरेंट मिस कर जाते हैं, और वो टॉपिक है फ्रॉम पॉलिटी। द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी और इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एक ऐसी बुक से जो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और इस बुक से ना जाने यूपीएससी में कितने बार कितने टाइम क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं। आइए और देखिए ये आखिर कौन सी बुक है। कैन यू सी दिस बुक? यस, दिस इज़ द बुक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ही इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। और मैं आपको इसके अंदर के कंटेंट्स भी दिखा दूँ। हालांकि ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं इस बुक से, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए ये कैसा बुक है, आपको दिखाती हूँ। इस बुक में आपको दिखेगा इतने सारे कंटेंट्स, और सिर्फ ये इतने ही नहीं हैं, आपको और भी कंटेंट्स मैं दिखाती हूँ। सी ऑलमोस्ट 30 केसेस, 30 लैंडमार्क जजमेंट्स ऐसे हैं जो इस बुक में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में दिए गए हैं। लेकिन इतने भी ईजी नहीं है इसे समझना। इसे समझने के लिए आपको कई वीडियोस, बुक्स, एडिटोरियल्स, पॉलिटी पढ़ने के बाद ये जजमेंट्स आपको ईजीली समझ आएंगे। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस बुक के बारे में बता देती हूँ, दैट इज़ द क्वेश्चंस यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड। वेट, कैन यू सी द क्वेश्चंस हियर रिटन? प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 1979 सीएसई का क्वेश्चंस। ओके, एंड जैसे जैसे आप ये आगे बढ़ेगा और आपके ईयर्स भी आगे बढ़ते जाएंगे, एंड आई विल शो यू ये बहुत आगे तक जाएंगे, लाइक 1990, 1997, 2000, 2002। आपको ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिर्फ प्री बेस्ड नहीं, मेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इस बुक से मिल जाएंगे। सी द मेंस बेस्ड क्वेश्चन, आपको दिख रहा हो ऊपर कि प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड यूपीएससी सीएसई मेंस क्वेश्चन। तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बता देती हूँ जो मैंने खुद से ये डिज़ाइन किया है, खुद बनाया है, और क्या खास है इन नोट्स के बारे में। सो हियर आप यू कैन सी कि मैंने एक एक केस को उठाया है। जैसे कि ये केस 1 है जो कहता है केस ऑफ ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1950 का एक केस रहा। इसी तरह मैंने बहुत सारे केसेस को डील किए हैं। जैसे आप सेकंड केस देख सकते हो, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। ओके, और इसी तरह और भी आपको केसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से मैंने नोट डिज़ाइन में बना के रखा है ताकि पढ़ने में ईजी हो, रिविजन में भी ईजी हो, एंड बहुत ही आसान हो जाए फाइनल में रिविजन करने में। ओके, आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना मैं इनमें से एक केस उठाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, जैसे आपको भी मदद हो जाए एंड मैं भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर आपके साथ कर लूँ। अगर कुछ हेल्प हो जाए मेरे तरफ से आपको तो इसमें बुरा क्या है। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में। ये केस है केस ऑफ ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मद्रास मैंने आज के दिन क्या, चेन्नई। आइए जानते हैं इसका बैकग्राउंड। ए.के. गोपालन जी एक कम्युनिस्ट लीडर थे और उन्हें डिटेंट कर दिया गया था 1947 के दिसंबर के महीने में। While he was in detention under one of the other orders of the Madras state government, he was served with an order under Section 3, Clause 1 of Preventive Detention Act 1950। तो उन्हें क्या किया गया कि उन्हें 1950 में सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। Now the question arises, what is this act? ओके, सो हमारे इंडिया में डिटेंशन, आप कह सकते हो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड वाइड ही डिटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है प्यूनिटिव, दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब ऐसे ऑफेंस जो आपने कमिट किया है और उसके बाद आपको जेल हुआ। तो ऐसा तो अक्सर हमने देखा होगा मर्डर केस और एनी अदर केसेस में। लेकिन आखिर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन इससे थोड़ा सा अलग है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जो आपने कमिट किया नहीं है लेकिन फिर भी आपको जेल में डाल दिया गया या आपको डिटेन कर दिया गया। तो मिस्टर
गोपालन जी को भी इसी केस के अंदर डिटेन किया गया। अब गोपालन जी खुद पहुंच जाते हैं कोर्ट और वो जाके चैलेंज करते हैं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है, जो कि पार्लियामेंट में पहले एक बिल के फॉर्म में था और बाद में इसे एक्ट बना के पास कर दिया गया, ये बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं है। और उन्होंने उसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया और आर्ग्यूमेंट में उन्होंने ये बोला कि अंडर आर्टिकल 21 जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इसके अगेंस्ट है। अब चलो ब्रेक डाउन करते हैं, आखिर ये आर्टिकल 21 फिर क्या है। तो आर्टिकल 21 हमें पता है राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी। आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे बेडरॉक भी कहा जाता है। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो इससे आपको समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 21 कितना इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में हम लोग जितने भी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न इज़ बिहाइंड आर्टिकल 21। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है क्या। ठीक है, क्या है ये लॉ, इस लॉ का स्कोप क्या है। आइए देखते हैं इसके जजमेंट क्या आया। तो अकॉर्डिंग टू 4 बेंच जज, तो जिस दिन इसका जजमेंट आया उस दिन 4 जज के बेंच ने एक डिसीजन दिया। देखते क्या है वो डिसीजन। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया रेफर्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंटायरली डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जो हमारे आर्टिकल 19 दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन क्लॉज डी में क्या लिखा है कि आप पूरे शहर, मतलब पूरे इंडिया में, पूरे देश में कहीं भी जाके आप बस सकते हो, जा सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, ये पूरी अलग है किस बात से? एक इंसान के पर्सनल लिबर्टी से, जो कि आर्टिकल 21 में दिया है। सो बेसिकली आर्टिकल 19 को आर्टिकल 21 के साथ मिक्स नहीं करना है, ये था जजेस का कहना। और A.K. गोपालन जी क्या कर रहे थे? वो दोनों को बेसिकली मिक्स कर रहे थे। पर गोपालन जी भी हार नहीं माने। उनका कहना था कि ये लॉ के अगेंस्ट है। अब किस लॉ के अगेंस्ट है? तो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है। तो नेचुरल लॉ क्या होता है? जैसे कि एक ऐसा लॉ जो कभी किसी ने बनाया नहीं हो, पार्लियामेंट से पास होके कोई एक्ट, बिल, ये सब होके नहीं बना हो, ऐसा लॉ। एक ऐसा लॉ जो इनेट हो फ्रॉम इंटरनल, अंदर से ही ऐसा लॉ। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि अगर एक नेचुरल ह्यूमन लॉ के बारे में हम बात करें तो वो क्या है कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे का केयर किया, तो इसमें कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स आर बाउंड टू केयर। ये एक नेचुरल लॉ है। ओके, बट देयर इज़ अनदर लॉ दैट इज़ स्टेट मेड लॉ। अब नेचुरल लॉ से एक अनदर लॉ होगा ना, एक अलग लॉ जो कि किसी भी स्टेट, जैसे कि फेडरल जगह में ये माना जाता है, स्टेट मेड लॉ होता है। ठीक है, या फिर ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट बनाते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर। यहाँ पे पेटिशनर कौन है? तो पेटिशनर है A.K. गोपालन जी, जिन्होंने कोर्ट में पेटिशन फाइल करके चैलेंज किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को और उसे इनवैलिड बता रहे। तो कोर्ट ने, जो 4 जज बेंच बैठे थे, उन्होंने तो एक्सेप्ट किया नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो वर्ड लॉ है इन आर्टिकल 21, इसका मतलब नेचुरल लॉ नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि स्टेट मेड लॉ। आप नेचुरल लॉ और स्टेट मेड लॉ को मिक्स नहीं कर सकते। ये जो वर्ड लॉ इन आर्टिकल 21 सेक्शन 4 में जो मेंशन है, वॉज नॉट यूज्ड इन द सेंस ऑफ जनरल लॉ। ओके, तो ये कोई जनरल लॉ नहीं है, ये एक स्टेट मेड लॉ है। बट दैट आर्टिकल वॉज इक्विवेलेंट टू ओनली स्टेट मेड लॉ। ठीक है, तो आप इससे कन्फ्यूज़ मत हो। लेकिन फिर भी A.K. गोपालन जी आर्ग्यूमेंट पे अड़े रहे। उन्होंने बोला कि नहीं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर सेंस। ओके, तो आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ जो है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ, वैसे तो ये रूल ऑफ लॉ आपको पता होगा 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया फॉलो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाइल अमेरिका फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आप पूछोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन सिंपल लैंग्वेज यही होता है कि मान लीजिए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ लिखा, हमारे आईपीसी, जो आईपीसी का धारा लगता है, या फिर सीआरपीसी, मतलब जो भी लॉज लिखे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, ठीक है, कुछ भी लॉ अगर कुछ बना दिया गया है और वो लिखा है तो पूरा प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपको सज़ा दी जाएगी या उस लॉ को फॉलो किया जाएगा। तो जो लिखा है उसे ही फॉलो करेंगे। दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ इंडिया वही चीज़ फॉलो करता है, दैट इज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अमेरिका क्या करता है? अमेरिका तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता ही है, क्योंकि जो लिखा है उसे तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन देयर इज़ नो सेंस ऑफ आर्बिट्ररीनेस। दैट इज़ कि कल के दिन कोई मनमानी कर दे, कोई भी, मान लीजिए जज मनमानी करके कोई भी जजमेंट सुना दिया, ठीक है, तो उसको माना नहीं जाएगा। कुछ भी गलत लॉ बन जाए उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जजमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट लॉ एंड नेचुरल मॉरल्स आर इनकोहेरेंट। ये दोनों साथ नहीं रह सकते, ठीक है, क्लियर नहीं है ये दोनों, नेचुरल लॉ और आपका नॉर्मल लॉ। दे विल ओनली फॉलो दोज लॉ दैट आर फॉर्मुलेटेड थ्रू लेजिस्लेशन। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे लेजिस्लेशन में जो भी लॉ होगा हम उन्हें ही फॉलो करेंगे, नेचुरल लॉ का यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा। दिस जजमेंट हैज़ लिमिटेड व्यू दैट लॉ डज नॉट रेफर टू नेचुरल जस्टिस। सो ये सिंपल है कि ये जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट थे, उन्होंने बस उन्हें ही फॉलो किया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। क्रिटिसिज्म, अब ऑब्वियसली क्रिटिक्स बैठे ही रहते हैं किसी भी जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, तो यहाँ पे क्या क्रिटिसिज्म आता है आप देख लो। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एज अ टॉप कोर्ट फेल टू राइज टू द ओकेजन इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, इतने बड़े कोर्ट होने के बावजूद बहुत बड़ा उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को लॉस किया। वो चाहते तो इस लॉ को, इसको स्कोप, इसको वाइडन कर सकते थे, बट दे डिडंट एंड दे फेल टू डू सो, and basically finally it was concluded that it was narrow in nature. So I hope आपको कुछ समझ आया, आपको समझ में आया होगा ये केस आखिर कहना क्या चाहता है। अगर इसी तरह आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी कुछ वीडियोस लाऊं। जितने मेरे अंडरस्टैंडिंग होते हैं मैं डेफिनेटली वो अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो भी इस फील्ड में है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये ज़रूरी है। सो मेरे से जितना हेल्प होगा मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन फॉर दैट प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू एंड गुड बाय।